एथेना बिहेवियर क्लिनिक में संगीत थेरेपी से मानसिक रोगियों का इलाज। यह कहना है एथेना बिहेवियर क्लिनिक संचालिका श्रद्धा मलिक का। श्रद्धा मलिक दिल्ली के घिटोरनी स्थित फार्म हाउस में वेलनेस क्लिनिक चला रही है। I have worked with these centers in US from past 5 to 8 years. So 19 states of US में I was running similar centers. During COVID हमने सबसे पहले अपना योटॉक्स ऑनलाइन एक साइकोलॉजिकल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। योटॉक्स का मतलब पॉजिटिव टॉक्स, और उस पर 87 साइकोलॉजिस्ट हैं। इट इज़ स्टिल रनिंग और हर लैंग्वेज का साइकोलॉजिस्ट उस पर अवेलेबल है। कोई कन्नड़ में बात करना चाहता है, कोई मराठी में बात करना चाहता है, तो हमारे पास सब साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी लैंग्वेज में उनको काउंसिल करने के लिए। सो वी स्टार्टेड सीइंग द गैप इन दिस इंडस्ट्री मेंटल हेल्थ में। मेरे खुद के घर में मेरा कज़न ब्रदर इज सिक्सोफ्रेनिक। सो मैं जब सेंटर्स देखने गई अपने खुद के कज़न ब्रदर के लिए, तो मुझे कोई भी सेंटर ऐसा नहीं मिला जहाँ मुझे ये फील आए कि मैं अपने भाई को एडमिट करा सकती हूँ। सो मेरी जो भी लर्निंग थी यूएस की, जहाँ मैं ऐसे ही सिमिलर सेंटर्स रन कर रही थी, तो आई गॉट दिस मोटिवेशन, लेट्स ओपन इन इंडिया। सो हमने फर्स्ट सेंटर अपना सेक्टर 47 में लॉन्च किया। इट इज़ अ 40 रूम फैसिलिटी एंड वी आर अ प्रॉपर गवर्नमेंट लाइसेंस्ड। सो SMHA का लाइसेंस है हमारे पास, डी एडिक्शन का लाइसेंस है, हॉस्पिटल का लाइसेंस है। एंड द डॉक्टर टीम जो हमने क्रिएट करी वो एम्स दिल्ली के, निमहंस के, CIP के, सो टॉप डॉक्टर्स की टीम हमारे पास है। एंड दीज आर फुल टाइम डॉक्टर्स। 24/7 साइकेट्रिस्ट इज़ अवेलेबल एट अथीना, और ये ऑन कॉल नहीं है, दे आर लिविंग एट अथीना। सो कोई ऐसा नहीं कि सुबह 3 घंटे कोई डॉक्टर आ रहा है या शाम को 3 घंटे, नहीं, आप किसी भी टाइम अथीना चले जाइए, आपको साइकेट्रिस्ट अवेलेबल मिलेगा वहाँ पे। एंड ऑल्सो फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूट्स। देन वी हैव साइकोलॉजिस्ट, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स होते हैं। मैं आप लोग के माध्यम से बताना चाहती हूँ जनता को, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन काउंसलर एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं जो लोग MPhil या फिर PhD इन क्लिनिकल साइकोलॉजी यानी क्लिनिकल थेरेपेटिक साइकोलॉजी में करे होते हैं। जो MA करते हैं या BA साइकोलॉजी करते हैं, दे आर काउंसलर्स। तो लोगों को पता होना चाहिए कि हम जिससे थेरेपी ले रहे हैं तो उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। सो अथीना में हमारे पास में बहुत सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं एंड काउंसलर्स हैं, जिसमें कि साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स आते हैं आपके, और साथ में ये होलिस्टिक में हम बिलीव करते हैं कि पेशेंट पूरा ठीक होना चाहिए। तो साउंड हीलिंग, म्यूज़िक थेरेपीज़, हमारे पास एनर्जी हीलिंग सेशंस, योगा, मेडिटेशन के, ये सारी टीम हमने एक जगह लेकर आए कि कहीं ना कहीं पेशेंट एंड ऑफ द डे हैज़ टू टेपर ऑन द मेडिकेशंस। ज़िंदगी भर ये मेडिकेशंस हम नहीं चाहते हमारा कोई भी पेशेंट खाए। वी वॉन्ट देम कि उनकी कम से कम होती चली जाए मेडिकेशन, और अपना वो लाइफ में बैक टू रीइंटीग्रेट टू सोसाइटी हो जाए। हमारे पास जब हमने खोला तो ऐसे पेशेंट्स आए, फॉर्चुनेटली कहीं अनफॉर्चुनेट, जो सब जगह से थक चुके थे। नई चीज़ को उन्होंने ट्राई किया कि यार सब जगह नहीं हो पाया, चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो बहुत 17-18 ईयर्स से जो परेशान थे साइकेट्रिक पेशेंट्स, वो हमारे पास आए, और हमारा सक्सेस रेट इज़ 85%। आई हैव अ डेटा टू गिव दैट। जो ठीक होके गए हमारे यहाँ से, नौकरी पे वापस गए। फिर हमने फील किया कि हमारे पास जो फीमेल पेशेंट्स आती थी, थोड़ा सा सिक्योरिटी का उनको इशू फील होता था, क्योंकि वहीं पे एडिक्शन के पेशेंट्स हैं, वहीं पे मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स हैं के लिए। सो जब हमने, हमारे यहाँ फीमेल पेशेंट्स का एक डेडिकेटेड फ्लोर होता है, तो भी फेल्ट कि फीमेल पेशेंट्स को थोड़ा सिक्योरिटी और सेफ्टी कंसर्न्स हो रहे हैं। जैसे कि वहीं पे एडिक्शन के पेशेंट, मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स एडमिटेड होते थे, तो हमें वहाँ से ये लगा कि एक मार्केट नीड है फीमेल पेशेंट्स की एक अलग फैसिलिटी की। इंडिया की फर्स्ट फीमेल फैसिलिटी लॉन्च करी है ओकस नाम से, जिसमें कि गार्ड भी फीमेल है, थेरेपिस्ट फीमेल है, साइकेट्रिस्ट फीमेल है, एवरीबडी इज़ फीमेल। सो जब फीमेल्स एक ग्रुप थेरेपी सेशंस में बैठती हैं, तो अपनी बातें जब सारी फीमेल्स होती हैं तो अच्छे से कर पाती हैं, मेल्स के सामने नहीं कर पाती। तो उससे बड़ा अच्छा सक्सेस रेट हम लोगों ने देखा। फिर हमारा नेक्स्ट चीज़ जो हमें दिखाई दी मार्केट नीड की, हम थोड़े से एक क्लास को कैटर कर पा रहे थे, क्योंकि क्वालिटी डिलीवर कर रहे थे हम बहुत ज़्यादा, सो दैट कम्स विद अ कॉस्ट। बट हमें खुद इतनी क्वेरीज ऑल ओवर इंडिया से आती हैं कि वी वांट ट्रीटमेंट, बट वी कैन नॉट अफोर्ड अथीना दिस वन। देन वी लॉन्च्ड अ हॉस्पिटल फॉर एवरीबडी। आई हैव वर्क विद स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एज अ क्लेम प्रोसेसर, सो आई नो हाउ द मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस वर्क्स, कैसे वो क्लेम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। सो वो मैंने अपनी जो लर्निंग थी, एक्सपीरियंस था इस प्रोफेशनल सेक्टर में, मैंने वो लगाया, और हमारे यहाँ पे हर पेशेंट को रिम्बर्समेंट मिलता है। सो इस हॉस्पिटल में एवरीबडी नाउ कैन अफोर्ड मेंटल हेल्थ।
So now we come with the last thing, the Athena Luxus for little elite client जो कि confidentiality और privacy चाहते हैं. तो हमारे पास में काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो नहीं चाहते उनकी नाम या कुछ भी कहीं बाहर हो, तो उनके लिए ये रिजॉर्ट फैसिलिटी है. एंड प्लस इट इज़ अ मेंटल वेलनेस थिंग. सो यहाँ पे कोई भी, यू डोंट हैव टू बी अ साइकेट्रिक पेशेंट टू कम हेयर. यू कैन एंजॉय अ 2 days वीकेंड गेट अवे. आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कुछ भी है, तो यू कैन कम एंड जस्ट रिलीज ऑल दो स्ट्रेसेस फ्रॉम योर लाइफ. सो वी हैव शांति दास विद अस. शी इज एक हाँ. मैम ये बताइए कि ये जो पार्ट्स आपने स्टार्ट किया और आपने अपने आप पर जब गुजरी तभी आपने स्टार्ट किया, तो वो जो एक स्टार्ट जब किया जाता है तो कोई भी चीज़ स्टार्ट की जाती है तो बड़ा सर्वाइव किया जाता है. तो आपने उस सर्वाइव किस तरीके से किया था और आपने किस तरीके से ये सब चीज़ें मैनेज करी कि नहीं ये चीज़ें होनी चाहिए तो ये सब चीज़ें होंगी? हाँ सर, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा. तो हमें कई तरीके के चैलेंजेस आए. सबसे पहला चैलेंज तो आया कि सबसे बेस्ट डॉक्टर सेलेक्ट करना. तो हमने वहाँ पे डॉक्टर आशीष मित्तल हमारे मेडिकल डायरेक्टर हैं, ही इज़ फ्रॉम एम्स दिल्ली. उनको हमने अप्रोच किया. उनकी बहुत अच्छी, खुद की बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी, तो इट वाज वेरी हार्ड फॉर अस टू कन्विंस हिम. लेकिन उनको अपने गोल के साथ हमने अलाइन किया कि सर हम वाकई में एम्पैथेटिकली ट्रीट करना चाहते हैं. सो वो हमारे गोल के साथ अलाइन हुए. ही जॉइंड अस फुल टाइम नाउ. ही इज़ अ मेडिकल डायरेक्टर फॉर अथीना. सेकेंड चैलेंज जो हमें आया कि हम कैसे लोगों को ये बताएं कि, क्योंकि बहुत से लोग हमारी सेंटर आके देख के कहते तो लगता ही नहीं है हॉस्पिटल सा है, आप क्या करना चाह रहे हो, ये तो कुछ अलग ही क्रिएटेड है. तो जब हमने कहा एक्सपीरियंस इट, हमने पेशेंट्स की फैमिली को अलाउ किया कि आप अपने पेशेंट्स के साथ रहिए, आप देखिए. हमने इतनी ट्रांसपेरेंसीज अलाउ करी ट्रीटमेंट के थ्रू जो कि मैंने और सेंटर्स पे कभी नहीं देखी. जब मैं अपने कज़न को लेके गई तो मैं पूछती थी कि मुझे कैसे पता चलेगा ट्रीटमेंट में क्या चल रहा है, आप मुझे कितना अपडेट दे रहे हो, कैसे मैं जान सकती हूँ. तो मुझे एक बाउंड्री फील हुई कि भाई आप पेशेंट छोड़ जाइए, हफ्ते में या 10 दिन में आके मिल लीजिएगा. तो वो मैंने गैप्स जो इंडस्ट्री में देखे वो मैंने अथीना में अप्लाई किए. एक एवरेज एज होती है, तो एवरेज एज आपके पास क्या डाटा है कि उस एवरेज एज के लोग ज़्यादा हैं, एज बिलोंग 10 से 15 तक या 20 से 25 तक या 50 से तक, या फिर अलग उससे ज़्यादा? क्योंकि स्टेज तो ज़्यादातर जब आदमी सिंगल पर्सन हो जाता है तब ये कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं. तो आपके पास क्या है? एडिक्शन में सर हमने Addiction बच्चे में. बहुत देखे. अच्छा. बच्चे देखे हमने, टीनेजर्स बच्चे. और इन लोगों को इंस्टा से लोग अप्रोच करते हैं. इंस्टाग्राम बहुत खतरनाक है बच्चों के लिए. पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ सोशल मीडिया टैब रखें. सोशल मीडिया बहुत सारे बच्चे हमारे पास ड्रग एडिक्शन के आए हैं. एंड बात करें साइकेट्रिक डिजीज़ की तो विमेन बहुत आई हैं. क्योंकि जनरली घर में हम ये सोचते हैं कि तो ऐसी चिड़चिड़ा रही है. फीमेल्स को एसोसिएट किया जाता है ना कि ये तो बोलती ही हैं. तो उनकी जो डिजीज़ेज हैं वो बहुत टाइम लेके आइडेंटिफाई हो पाती हैं फैमिली को. जब बहुत बात आगे निकल जाती है तब फैमिली को पता चलता है नहीं ये आदत नहीं है, ये इलनेस है. हमने ऐसी फीमेल्स देखी हैं जिन्होंने फैमिली को घर से बाहर निकाल दिया, लॉक कर लिया अपने आप को कमरों के अंदर. तब वो फैमिली हमारे पास आई कि यार ऐसा हो गया है हमारे साथ केस. या मैं आपको बताऊँ बहुत सी फीमेल्स न्यूड ही हो गई किसी के भी सामने घर में. तब वो चीज़ें तो इतनी स्केल पे बढ़ने के बाद आइडेंटिफाई हुई. तो फीमेल्स हमने बहुत देखी साइकोटिक सिम्टम्स के साथ हमारे पास आती हैं. बाकी अल्कोहल एडिक्शन एक मिड एज मैन में देखा गया है. जो कोपिंग मैकेनिज्म होता है उनका गलत कोपिंग मैकेनिज्म. कहते हैं ना मैन डोंट क्राई, मैन अपनी बात तो कह नहीं पाते. तो वो सबसे बढ़िया है कि एक पैक लगाओ सो जाओ, कोई कहेगा ही नहीं कोई हमको कुछ भी. तो उनके अंदर ही धीरे धीरे बिंज करते करते एक अल्कोहल एडिक्शन बनता चला जाता है. फिर वो सट्टेबाजी में भी आ जाते हैं. सो दीज आर द थिंग जो एज वाइज हमने नोटिस करी है कि ये डिजीजेस होती हैं. ये बताइए, जब आदमी सिंगल पर्सन होता है महसूस करता है कि मैं अकेलापन हूँ, और उस समय वो वायलेशन भी उसमें कुछ ज़्यादा होता है. उस वायलेशन, जब वो वायलेशन वाला पेशेंट होता है, आप कह रहे हैं यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी सुविधाएँ हैंगी, क्योंकि वायलेंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत उसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें आती है. बिल्कुल सही. उसमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी आती है तो संभालने में, उसको क्योर करने में बड़ा डिफिकल्ट होता है. तो उस स्टेज पर आप किस तरीके सो हमारे पास में जो मैंने बोला साइकोटिक का मतलब ही वायलेंट और एग्रेसिव ना होते हैं. वो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनके लिए हमारे पास एक सेपरेट वार्ड है. तो 2 दिन वो उसमें रहते हैं. उनकी एंटी साइकोटिक ड्रग्स चलती हैं. तो 2 दिन में दवाइयों का इतना असर हो जाता है कि वो काम डाउन होना शुरू हो जाते हैं और आपकी थेरेपी को समझ पाते हैं. तो पहला काम हमारा ये होता है कि उनके अंदर एक इंसाइट को बिल्ड करना कि आपको बीमारी है. जब तक वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो रिसेप्टिव नहीं होंगे ट्रीटमेंट को लेके. तो पहले 7 दिन हमारे उनकी इंसाइट बिल्डिंग, उनकी जो एग्रेशन है उसको डाउन करने में, ये हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है.
आजकल बहुत चीज़ें होती हैं, एलोपैथिक पे लोग डिपेंड हो जाते हैं, होम्योपैथिक पे डिपेंड हो जाते हैं, आयुर्वेदिक पे डिपेंड हो जाते हैं, और खासकर एलोपैथिक पे कुछ ज़्यादा ही इस पे ज़्यादा खर्च भी कर रहा है। लाखों आज की डेट में देखें, एलोपैथिक कई अरबों रुपए का इस पे बिजनेस कर रहा है, बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि हम बहुत एक इजीली इसको मूव कर रहे हैं, तो कहीं ये कंपटीटर पे तो आप हैं, लेकिन क्या वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट वो आपको सर्वाइव करने देगा? क्या उस स्टेज पर आप सर अब मैकिंग हाँ, कर सकते हैं, अपने आप समझ सकते हैं कि नहीं यस, ये हमें चैलेंजेस तो बहुत आए, चैलेंजेस डॉक्टर्स से आए जिन्हें हम हायर वही करने के चीज़ लिए आए कि ये हमारी हाँ पद्धति है, हम इसमें बिलीव करते हैं। करते तो उन्होंने हैं। भी बोला ठीक तो दवाइयाँ करती हैं, हम्म लेकिन हमने जब उनको विश्वास दिलाया कि दवाइयाँ करती हैं, एक्यूट मैनेजमेंट इज एलोपैथिक, आई एम ऑल्सो एलोपैथिक डॉक्टर, तो एक्यूटली तो कोई और चीज़ काम नहीं कर सकती कि मैं आपको बोलूँ आप बहुत वायलेंट है कि साउंड थेरेपी लीजिए, आप नहीं बैठ पाएंगे उस साउंड थेरेपी में। तो आपके दिमाग को पहले थोड़ा बैलेंस करने के लिए एलोपैथिक मेडिकेशन आपको लेनी ही पड़ेगी, फिर ये थेरेपी सेशंस, ये होलिस्टिक हीलिंग्स, ये आयुर्वेदा, ये सब काम करते हैं। कोई भी पद्धति खराब नहीं है, बट यह है कि जिस टाइम जिस चीज़ की ज़रूरत है, कोई अगर बहुत ही एक्यूट फेज में पेशेंट आ रहा है तो एलोपैथिक इज़ द राइट, वो दे के फिर आप अपनी कोई भी चीज़ चला सकते एक परिवार में जब एक आदमी सिंगल होता है तो उसके साथ सारा परिवार अटैच होता है, हैं। तो क्या आप उस जो परिवार के 5 6 7 जो भी लोग हैं, क्या मीन द टाइम उनको भी आप पार्ट में एक एक्सरसाइज देते हैं? यस सर, हमारे यहाँ फैमिली थेरेपी सेशंस होते हैं। हम्म, डेली जरूर। पेशेंट की फैमिली को हम अपडेट देते हैं, उनको वीडियो अपडेट्स जाती हैं क्या पेशेंट के साथ हो रहा है। पहले कुछ दिन फैमिली को अलाउ भी करते हैं कि पेशेंट के साथ रहिए, आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, और फिर उनकी भी थेरेपीज चलती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रिगर्स तो फैमिली में हैं जिससे फैमिली, बच्चा ऐसे जा रहा है या कोई भी घर का मेंबर खराब हो रहा है या उसकी मानसिक स्थिति नहीं समझ पाते लोग। बिहेवियर हेल्थ क्या है? बिहेवियर, बिहेवियरल हम लोग मेंटल हेल्थ नहीं कहते, हम बिहेवियरल हेल्थ कहते बिहेवियरल हैं, हम ब्रेन हेल्थ कहते हैं, Brain इसलिए हमारे कहीं भी मेंटल हेल्थ आपको कहीं नहीं नजर आएगा। वी बिलीव जैसे कि हमारे लिवर है, लंग्स हैं, ये पार्ट है, ऐसे ही ब्रेन है। ब्रेन इज पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट्स नॉट समथिंग एल्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो ये सब बिहेवियरल की वजह से हो रहा है। हम एडिक्शन पेशेंट को बोलते हैं यार इसको तो आदत है, हैबिट नहीं, उसकी इलनेस है। आप समझिए, वो इलनेस को हमें फोकस करना है। थैंक यू मैम। परिचय दे दें अपना। मैं डॉक्टर शांभवी दास हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ और मैं पिछले 8-9 साल से थेरेपी कर रही हूँ, जो कि मैंने हैदराबाद में सीखी गुरुकुल परंपरा से, यानी कि मैंने विदुषी राजन शंकर जी के यहाँ पे चक्रा हीलिंग पूरी सीखी है। और उसके बाद मैंने अपना स्टार्ट किया कुछ हॉस्पिटल्स हैदराबाद में, फिर मैंने अपना सेंटर खोला विच इज़ कॉल्ड मनोनाथ सेंटर फॉर म्यूज़िक थेरेपी, जो कि गुड़गांव में है, सेक्टर 65 में। तो और फिर मैं कुछ हॉस्पिटल्स के साथ काम करती हूँ, लाइक एथीना के साथ मैं काम करती हूँ, और एक प्री टू डॉग सेंटर है मनस्थली के साथ काम करती हूँ डॉक्टर ज्योति कपूर का। तो मेदांता में ट्राई कर रहे हैं, वहाँ पर अभी जगह मतलब साउंड प्रूफ जगह नहीं, बट वो करवाते हैं, मतलब वहाँ पे 2-3 सेशंस हुए हैं केमोथेरेपी के लिए। तो इस तरह से म्यूज़िक थेरेपी का प्रचार करने के लिए मैं इधर उधर काम कर रही हूँ। ऑल्दो मेरे सेंटर्स हैं, मैंने स्टार्ट किया था ऑटिस्टिक और ADHD के बच्चों से। तो आपने ये कब ये एहसास हुआ कि ये म्यूजिक भी एक थेरेपी हो सकती है, और आपने जो सीखा अपने गुरु से, जो प्रेरणा ली, तो वो किस तरीके से एक सिस्टम में बनाया आपने उसको? एक सिस्टम में बनाना पड़ता, कोई भी चीज़ को करने के लिए एक चीज़, एक अवेयरनेस खुद में लानी पड़ती है, और उसके साथ वो फिर जुड़ जाती है। तो आपने उसको कैसे जोड़ा म्यूज़िक को? आपने कितना इसको लिया है अपने आप से? तो ये जो चक्रा एक्टिवेशन है, ये ऑलरेडी था हमारे जो हमारा एंशंट उसमें था। तो जब मैंने गुरुकुल से सीखा तो मुझे पता चला कि सिर्फ चक्रा के अंदर पेटल्स होते हैं, यानी इमोशंस होते हैं। तो इमोशंस के थ्रू हम पहले मेंटल पे पहुंचते हैं, फिर फिजिकल पे पहुंचते हैं। तो ये सब चीज़ें सिस्टमेटिकली हमें सिखाई गई। तो और हमने काम शुरू किया ऑटिस्टिक बच्चों से, और हमने उस पर काफ़ी फ़र्क देखा। तो ऑटिस्टिक इसलिए क्योंकि मेरी जो गुरु थी वो उन्होंने भी ऑटिस्टिक में पर ही शुरू किया था, उसमें सबसे ज़्यादा आपको रिजल्ट्स ऑटिज्म पे मिलेंगे, और ADHD स्किज़ोफ्रेनिया, ये जो अभी नाटक था उस पर। तो इस तरह से हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा उसमें बदलाव आ रहा है, बिल्कुल 4-4 सेशंस में
बच्चों का स्पीच प्रॉब्लम, और ये जो चक्र हैं वो तो आप जो भी कह लो, जितने भी बीमारियां हैं उन सब पे कुछ ना कुछ ऑर्गन्स को हम लोग वाइब्रेट करवाते हैं, जैसे कि वेस्टर्न में कहते हैं ना वाइब्रेशनल थेरेपी। तो वेस्टर्न में ऑलरेडी 50 साल से चल रहा है, यहाँ पे नहीं है। तो हम उसके प्रचार में हम IMTA एक है, इंडियन म्यूज़िक थेरेपी एसोसिएशन, उससे जुड़ के हमने करीब 30-35 वर्कशॉप्स भी करी होंगी बस प्रचार के लिए। तो मैंने वेस्टर्न म्यूज़िक थेरेपी भी सीखी, बट मैंने देखा कि इंडियन म्यूज़िक थेरेपी में इतना कुछ है कि उसमें तो जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो इतना है, चैंट्स हैं, सौंदर्य लहरी एक है, आदि शंकराचार्य ने लिखा था, उसके चैंट्स आप बस 21 टाइम्स, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। स्पिरिचुअल्स में कितना इफेक्ट करता है सब चीज़ें, एक आम आदमी के साथ म्यूजिक किस तरीके जुड़ जाता है जब एक वो अपनी मेंटल स्टेज पे चलता है, और उस जो गाने आप चूज़ करती हैं किसी एक पेशेंट के साथ, उसको कैसे आप देखती हैं कि कोई पेशेंट ये है, उसके साथ अगर हम ये म्यूजिक जोड़ते हैं या इस तरीके की आवाज़ को जोड़ते हैं तो वो शायद उस पर असर करे। जो पहला स्टेज है वो तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। एक होता है एक्टिव लिसनिंग की आप सुन रहे हो, एक होता है पैसिव की कोई सुन नहीं रहा है, म्यूजिक जा रहा है। दूसरा है फिर केस हिस्ट्री हम नोट करते हैं कि उसका म्यूजिकल बैकग्राउंड क्या है, कल्चर क्या है, उससे प्रॉब्लम क्या है, फिर आयुर्वेदा से जोड़ते हैं, वात पित्त कफ की क्या प्रॉब्लम है, फिर करते करते सब कुछ मर्ज करते करते फिर हम इंटरवेंशंस पे आते हैं कि अब हमें क्या देना चाहिए। और एक शुड और वांट का एक बैलेंस होता है, यानी कि शुड मतलब कि क्या सुनवाना चाहिए, और वांट मतलब होता है कि क्या ज़रूरी है। अब शुड मतलब ये नहीं कि उनको नॉइजी गाने सुनने हैं तो हम वो सुनवा दें, उसको दूसरे वे में थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके कि उसे पसंद भी आए। तो इस तरह से हम उस पर 2-3 सेशंस हम केस हिस्ट्री का करते हैं कि उनके बारे में पता चल जाए, वो तो बेस्ट है। अगर हमें आपके बारे में पता है तो हमें आप पता है कि आपके क्या क्या चक्रा का प्रॉब्लम है या क्या क्या हमें फर्स्ट डिसीजन लेना है, वो रैपोर्ट बिल्डिंग से पता चलता है। एक म्यूजिक मायने रखती है किसी को, उसको अपने थ्रॉट को सीखने के लिए, साउंड को निकालने के लिए, और वो आपने एक हेल्थ से जोड़ दिया है, एक आपने उसको हेल्थ से जोड़ दिया है। बिल्कुल। तो ये स्टेज किस तरीके से होती है जब आप लगता है कि नहीं इसको अब ये थेरेपी की ज़रूरत है, वो किस तरह की स्टेज आती है उसकी? कुछ पैरामीटर्स होते हैं हाँ, सर वही कि पैरामीटर जैसे होते हैं। हमारे कुछ, जैसे अब अगर हम ऑटिज्म को लें, ऑटिज्म के 12 पैरामीटर्स हैं। तो सबसे पहला आता है सिटिंग टॉलरेंस, कि बच्चा बैठ ही नहीं रहा है, पहले तो उसे नेचुरली बिठाओ। तो उसके लिए बंद कमरा चाहिए जहाँ कुछ ना हो, जिसमें डिस्ट्रैक्शन जैसा कोई चीज़ ना हो। तो पहला स्टेज हुआ सिटिंग टॉलरेंस। फिर आया आई कांटेक्ट, वो बच्चा आपकी तरफ तब देखेगा जब आपको प्यार करेगा। फिर तीसरा हुआ एंजाइटी, कि सोशल एंजाइटी या फिर पर्सनल एंजाइटी, या फिर अपनी शेल में है, वो आपकी तरफ देख तो रहा है पर उधर कोने में बैठा हुआ है, उसको कुछ एंजाइटी है। चौथा एग्रेशन। फिर पांचवा डाइजेशन। हर ऑटिस्टिक 90% बच्चों में मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम होता है। स्लीप। तो इस तरह से 12 पैरामीटर्स हैं। अब जिस बच्चे में जो ज़्यादा है वो हम प्रायोरिटी लेंगे, उसको वैसे हील करेंगे। फिर हाँ, सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल पे डिपेंड हो गए हैं, खेलना कूदना ये सब चीज़ें उनसे बहुत दूर होती चली जा रही है। अगर हम कहें कि अगर इस म्यूजिक से भी कहीं ना कहीं वो सुनते तो जरूर जुड़ जाते हैं, तो उस चीज़ से बड़ा हार्मफुल समझते हैं बच्चों के लिए। तो उसके लिए कुछ ऐसा कुछ आपने? हम तो इनफैक्ट ट्राई करते हैं कि जैसे कुछ भी सुन रहे हैं धीरे धीरे उसे हटवाते हैं। जैसे ये जो आप बोल रहे हैं, ये हम स्कूल्स में जब हम वर्कशॉप्स करते हैं तो पहले शुरू में बच्चे नहीं उस मतलब डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे इसलिए कर रहे हैं। तो जब उनका एक कुछ ऐसा करें कि कुछ हुकिंग पार्ट या कुछ इमोशनल वेलनेस का, कि वो उसमें, जैसे आप बच्चे हैं, आप अभी डिस्ट्रैक्टेड हैं, आपसे हम ऐसी कोई बात करें, बस कन्वर्सेशनल म्यूजिक, जिससे कि आपको लगे वाओ इससे तो अच्छी बात ही नहीं हुई सिर्फ बात करने से, क्योंकि वो वेंट आउट कर रहे हैं। तो वेंट आउट में उनको याद ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअली उसका भी डिवाइस का प्रॉब्लम है।
क्यों एडिक्शन हुआ है, उसके रूट पे जाइए तो यही है ना कि पेरेंट्स सारे बिजी हैं, तो बच्चे करें क्या, मतलब वो संस्कार, वो विजडम बिल्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो उनको और कुछ नहीं मिल रहा है करने। अपने आप से क्या कहना चाहती हैं एक आम लोगों को ये चीज़ें लें तो फायदा? म्यूज़िक थेरेपी के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि म्यूज़िक है, साउंड हीलिंग है, इसलिए लें क्योंकि वो तो आप जाने न जाने वो आपकी ज़िंदगी का आधार है ही है, चाहे पूजा पाठ के रूप में, चाहे किसी भी फॉर्म में। और म्यूज़िक का सबसे बड़ा है कि आप, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप नहीं सुन रहे हैं तो भी वो आपके उसमें जा रहा है ब्रेन में, इसलिए म्यूज़िक को हमेशा अपनी थेरेपी का आधार बनाइए। सुबह स्पेशली सुबह उठते समय कुछ सुने ज़रूर, कुछ थेरेप्यूटिक राग मंत्र, और रात में सोते समय 20 मिनट। आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत फ़र्क आएगा, यानी कि सुबह जब आप अपना टाइम शुरू कर रहे हैं और रात में सोते समय, तो आपकी 70% जो प्रॉब्लम्स हैं, डाइजेशन, स्लीप, न्यूट्रिशन, उन सब का आपको थॉट्स में थोड़ा सा एक चेंजेस नज़र आएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि म्यूज़िक वैसे सिर्फ एंटरटेनमेंट ना समझें, ये एंटरटेनमेंट से बहुत 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 ऊपर है। थैंक यू। थैंक यू सो